नमस्कार मित्रों, मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं परीक्षा आइडिया के इस मंच पे। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। और विगत क्लास हम लोग मौर्य साम्राज्य की देख चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 आपके पास जा चुका है। ये अंतिम क्लास है मौर्य साम्राज्य से संबंधित, जो तीसरी क्लास है। इसमें हम लोग मौर्य साम्राज्य से संबंधित आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पक्षों से रूबरू होंगे कि आखिर मौर्यकालीन समाज किस तरीके का दिखाई दे रहा है। उसमें सबसे पहले जो हमारी बात होगी वो बात है आर्थिक की, यानी कि किसी भी साम्राज्य की जो धुरी होती है वो अर्थव्यवस्था ही होती है। कोई साम्राज्य कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा वो उसकी अर्थव्यवस्था से ही हम पता लगाते हैं कि आखिर उस समय की अर्थव्यवस्था क्या थी। आखिर अर्थव्यवस्था में कौन कौन से पहलू और कौन कौन से तत्व शामिल थे। कृषि था, उद्योग था, या उप कृषि क्षेत्र, या कह सकते हैं कि पशुपालन वगैरह था, या उनसे इतर उद्योग धंधे थे तो किस प्रकार के थे, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग यहाँ पे साझा करेंगे। और जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी की बात की जाएगी। ठीक है, क्योंकि मौर्य तो बहुत बड़ा है। हम जानते हैं कि एक मौर्य साम्राज्य को अगर ठीक से पढ़े व्यवस्थित क्रम में तो इसे पढ़ने में लगभग एक हफ्ते का समय लग जाता है। लेकिन हमें अध्ययन सामान्य अध्ययन करना है और थोड़ा तेजी से करना है, क्योंकि परीक्षा भी हमारी बहुत जल्दी नजदीक है। तो इसमें हम क्या करें कि उन्हीं चीजों पर बात करें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रोएबल क्वेश्चन हो। ठीक, तो पूर्व में हम लोग बहुत सारी चीजें देखे हैं। अब आगे आज शुरू करते हैं आर्थिक व्यवस्था, यानी कि मौर्यों की आर्थिक व्यवस्था किस तरीके की, उसको देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे पीपीटी में क्या दिया गया है। आर्थिक व्यवस्था कहते हैं वास्तव में मौर्य काल पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई थी। यानी कि मौर्य साम्राज्य वह पहला साम्राज्य है जहां पे अर्थ की एक इकाई या अर्थ की एक नवीन व्यवस्था क्या की गई है, तैयार की गई है या तैयार दिखाई देती है। ठीक, तो यहां पर पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई। इसका उल्लेख कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी किया है। चूंकि अर्थशास्त्र ऐसी पुस्तक है कि मौर्यों के बारे में अधिक से अधिक जो जानकारी हमें, ऑथेंटिक जानकारी जो मिलती है वो अर्थशास्त्र से ही मिलती है। ठीक है, फिर राज्य अपने पूर्ण आधिपत्य वाले उद्योगों का संचालन भी स्वयं करता था। जैसे उद्योग क्या थे, तो खान, नमक और अस्त्र शस्त्र के व्यवसाय। साथ ही जंगल जो थे ये भी क्या है, उद्योग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे जंगल दिखते तो सामान्य से, लेकिन बहुमूल्य लकड़ियां, बहुमूल्य औषधि, या कह सकते हैं जंगल जो वहां के, यानी कि जंगल में मिलने वाले जो अन्य संसाधन है उसके दृष्टिकोण से भी ये क्या है, एक उद्योग जैसा ये कार्य करता है। ठीक, यानी कि जंगल राज्य की संपत्ति होते थे जो मूल रूप से दो प्रकार के थे। यानी वनों को भी दो भागों में विभाजित किया गया था मौर्य काल में। एक जो वन था उसे कहते हैं हस्ती वन और दूसरे को कहते हैं द्रव्य वन। यानी हस्ती वन और द्रव्य वन दो भागों में वनों को विभाजित किया गया था और वन पे राज्य का ही अधिकार था, यानी वन राज्य की संपत्ति होता था। अब राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थी। और हम पाते हैं कि कोई भी प्राचीन भारत का इतिहास पढ़िएगा उसके मूल में क्या है, कृषि है, फिर पशुपालन, तीसरे नंबर पे वाणिज्य आता है। कृषि में जब अधिशेष हम प्राप्त करते हैं, जब सरप्लस की प्राप्ति करते हैं, तो वहीं से क्या शुरू होता है, वाणिज्य शुरू होता है। हम देखे हैं शुरुआत में भी कि जहां भी अधिशेष उत्पन्न हुआ वहीं आयात निर्यात की प्रक्रिया शुरू हुई, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो। फिर हम देखते हैं कि कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर जो आधारित व्यवस्था थी, इसको सम्मिलित रूप से मौर्य काल में इसको वार्ता कहा गया है। क्या कहा गया है, वार्ता। देखिए कुछ चीजों पे बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे कल मैंने बात किया था वाक पारुष्य या दंड पारुष्य की, फिर मैंने बात की थी कि साहस किसे कहा जाता है। तो इन सब टर्म को ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में हो सकता है सीधे पूछ ले कि मौर्य काल में वार्ता से क्या तात्पर्य है या वार्ता का क्या अर्थ है, मौर्यकालीन वार्ता का क्या अर्थ है। तो मौर्यकालीन वार्ता में क्या सम्मिलित है, कृषि है, पशुपालन है और वाणिज्य है, तीनों को ही सम्मिलित किया गया है। फिर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृष्ट यानी जुती हुई भूमि और अकृष्ट यानी कि बिना जुती हुई भूमि, यानी कि कृष्ण भूमि और अकृष्ट भूमि को बांटते हैं। यानी कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जुती हुई जो भूमि है उसको कृष्ण क्षेत्र कहते हैं और बिना जुती हुई भूमि को अकृष्ट क्षेत्र कहते हैं, और जो भूमि ऊंची है उसको क्या कहते हैं, स्थल। यानी कि भूमि का बंटवारा तीन तरीके से हुआ, कृष्य, अकृष्य और स्थल।
कृषि में जो जोती हुई भूमि है, अकृषि में बिना जोती हुई भूमि है, और स्थल में ऊंची भूमि को क्या कहते हैं, स्थल आदि अनेक प्रकार के भूमियों का वर्णन किया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अदेव मातृक। अदेव मातृक क्या होता है, यानी वह भूमि जो बिना वर्षा के ही कृषि करती हो। अब वह भूमि होती है जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती है। कहने का तात्पर्य है कि वह भूमि जो वर्षा पे निर्भर न हो, यानी कि इसके लिए इस भूमि को यानी कि अदेव मातृक भूमि जो होगी ये किस पे आधारित होगी, कुआं, नदी, नहर या झील, इनके जलों का उपयोग करके क्या किया जाता होगा, क्योंकि कृषि के लिए जल बहुत उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि बिना जल के ही खेती हो जाए, लेकिन यहां पे कहा गया है कि अदेव मातृक उस भूमि को कहा गया है जो भूमि बिना वर्षा के भी कृषि करने में सक्षम हो, यानी कि वहां पे कृत्रिम रूप से सिंचाई की व्यवस्था की जाती रही होगी मौर्यों के द्वारा। इसीलिए यहां पे हमने बताया कि अदेव मातृक जो भूमि है इसकी सिंचाई कुआं से, नदी से, नहर से या झील से किया जाता रहा होगा। अब राजकीय भूमि की जो व्यवस्था करने वाला जो प्रमुख व्यक्ति है उसको कहते हैं सीताध्यक्ष। क्या बोलते हैं, सीताध्यक्ष। यह हम 26 या 27 जो हम बात किए थे अध्यक्षों की, उनमें भी इसका विवरण मिलता है। किसका, सीताध्यक्ष का, यानी कि वह अधिकारी या वह पुरोहित या वह आमत्य है जो राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत इस काल में भी, यानी कि मौर्यों के समय भी क्या दिखाई देता है, भूमि कर ही, यानी कि भूमि कर ही राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। यह सिद्धांततः उपज का कितना लिया जाता था, 1/6 लिया जाता था। यह आदर्श है। पूरे प्राचीन भारत में आप देखेंगे भूमि कर 1/6 ही दिखाई देगा। फिर भूमि कर जो था यह दो प्रकार का था। पहला सेतु कर है और दूसरा वन कर है, यानी भूमि कर को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला सेतु कर, दूसरा वन कर। फिर राजकीय आय के लिए विभिन्न प्रकार के भी कर लिए गए हैं, यानी कि राज्य की आय को बढ़ाने के लिए अन्य कर भी हैं। जैसे सीता, राजकीय भूमियों से होने वाली आय को क्या कहते हैं, सीता कहा जाता है। यहाँ सीता लिखा गया कि सीता है क्या, तो राजकीय भूमि से होने वाली आय को ही सीता कहकर संबोधित किया गया। फिर एक अन्य है भाग। भाग क्या होता है, तो हम जानते हैं कृषकों द्वारा उत्पादित सामग्री से प्राप्त कर, यानी कि कृषकों के द्वारा उत्पादित जो सामग्री है उससे प्राप्त कर, यानी उपज का हिस्सा, यानी कि उपज का हिस्सा जो होता था उसे ही भाग कहा जाता था। अब हम पाते हैं कि इनके अलावा अन्यत्र कर भी हैं। जैसे कहते हैं समुद्री आयात पर कर लगभग 260% था। वहीं प्रवेश क्या है, तो आयात कर है और यह 20% है। कितना, 20%। और ध्यान रखिएगा पूरे भारतीय इतिहास में मौर्य काल ही एक ऐसा काल है या एक ऐसा युग है, कह सकते हैं कि मौर्य वो काल है या वो युग है जहां पर टैक्स की चोरी, कर की चोरी करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। तो यहां लिख लीजिएगा कि करों की चोरी पर, करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। करों की चोरी करने वाले को क्या दिया जाता था, मृत्युदंड। अब यहां पे निष्क्राम में एक आया है, यानी कि अर्थशास्त्र के अनुसार निष्क्राम का अर्थ होता है निर्यात कर। क्या हो गया, निर्यात कर। फिर एक है प्रणय। प्रणय मतलब आपातकालीन कर। ठीक है, ये आपातकालीन कर है। फिर एक है बलि। बलि मतलब एक प्रकार का भू राजस्व। हम जानते हैं बलि और भोग ये दोनों प्राचीन कर हैं। इनका परिचय हम वैदिक काल से ही देखते आ रहे हैं कि भाग, भोग या बलि। ठीक, ये तीन कर। फिर हिरण्य। हिरण्य अनाज के रूप में न होकर नगद लिया जाने वाला कर है। जो कर नगद लिया जाता था, अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जा रहा है, उसे क्या कहा गया, हिरण्य कर कहा गया।
अब सेतुबंध, राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करना, ये क्या कहलाता है? सेतुबंध कहलाता है। फिर विष्ठि, मौर्य काल में निःशुल्क श्रम और बेगार करने वाले व्यक्ति को इसके अंतर्गत रखा गया, यानी विष्टि में, यानी कि वो व्यक्ति जो मौर्य काल में निःशुल्क श्रम करते हैं। यहां थोड़ा ध्यान से दिखाई देगा आपको, ठीक है। विष्ठि, तो विष्ठि क्या है? विष्ठि मूल रूप से निःशुल्क श्रम या बेगार को ही विष्टि कहते हैं। फिर उपयुक्त करों के अतिरिक्त अन्य वाणिज्य कर या नौ या पतन कर या चारागाहों या सड़कों पर कर था, और साधनों से प्राप्त राजस्व आदि को राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। तो कह सकते हैं कि करों का एक लंबा आलेख हमें मौर्यों के समय दिखाई पड़ता है, या मौर्यों के समय हम करों का एक लंबा आलेख भी पाते हैं। अब जब आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं सिंचाई की ओर प्रशासन विशेष ध्यान देता था। क्या करता था? विशेष ध्यान देता था। जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा सौराष्ट्र में निर्मित सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है। ठीक, यानी कि हम देखते हैं कि सिंचाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। इस बात की पुष्टि जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन ने किया है। क्या कि पुष्यगुप्त वैश्य, जो कि क्या है? सौराष्ट्र का गवर्नर है, प्रांतपति है, और उसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। बाद में हम पाएंगे कि इसी सुदर्शन झील से न केवल चंद्रगुप्त बल्कि चंद्रगुप्त, उसके बाद अशोक, उसके बाद कुमारगुप्त मतलब गुप्त शासक, कुमारगुप्त, और फिर रुद्रदामन, ये तीनों ही व्यक्ति जुड़े हुए हैं। इन तीनों ही व्यक्तियों ने, चार व्यक्ति हैं सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार में, मतलब चंद्रगुप्त के अलावा तीन अन्य हैं। फिर चंद्रगुप्त, अशोक, कुमारगुप्त और रुद्रदामन, ये चार व्यक्ति हैं जिन्होंने सुदर्शन झील का समय समय पे क्या किया है? जीर्णोद्धार कराया है। और हम पाते हैं कि चंद्रगुप्त के समय तो इसका निर्माण ही हुआ। तो सौराष्ट्र में हम कह सकते हैं कि जो गुजरात वाला एरिया है, वहां पे जल की कमी को दूर करने के लिए ही सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया होगा। अब सिंचाई के लिए अलग से उपज का 1/5 से 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। और अगर भूमि कर और सिंचाई कर दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें तो हम पाएंगे कि लगभग उपज का, यानी एक कृषक को भूमि कर और सिंचाई कर जब दोनों मिला देता था तो लगता था उसे कि उपज का लगभग आधा हिस्सा, 1/2 हिस्सा उसे कर के रूप में देना पड़ता था। यानी कि कर की यह व्यवस्था थी, यानी कर ज्यादा था। फिर कृषि कर की मात्रा भूमि का उर्वरा शक्ति पर निर्भर करता हुआ दिखाई देता है। यानी कि कृषि कर की मात्रा जो थी वो भूमि की उपज पे आधारित थी कि आखिर भूमि किस तरीके की है। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि भूमि की प्रकृति को हम लोगों ने देखा था कि क्या है भूमि, उर्वरा वाला भूमि है, मतलब कृष्ण क्षेत्र है, अकृष्ण क्षेत्र है, या कह सकते हैं कि स्थल वाला क्षेत्र यानी कि ऊंचाई वाला क्षेत्र है, या अदेव मात्रिक है, किस प्रकार की भूमि है। ठीक है, उस पर यह निर्भर करता था कि कर की प्रणाली कैसी होगी। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं आचार्य चाणक्य कहते हैं, चूंकि आचार्य चाणक्य को यहाँ पे हमेशा रख के या उनको ध्यान में रखकर ही तथ्यों का समायोजन करना है, तो ध्यान रखेंगे चाणक्य के अनुसार क्षेत्रक भूस्वामी को कहा जाता है। यानी कि मौर्यकालीन भूस्वामी को एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया भाई? क्षेत्रक। फिर उपवास काश्तकारों को कहा जाता है। अगर पूछता है कि क्षेत्रक क्या होता है, क्षेत्रक कौन होता है, तो क्षेत्रक भूस्वामी को क्षेत्रक कहा जाता है। उपवास किसको कहा जाता है, तो कहेंगे काश्तकारों को कहा जाता है उपवास। यानी कि थोड़ी छोटी भूमि के मालिक होते हैं, लेकिन सामान्य किसान से काश्तकार बड़ा होता है। फिर साम्य से या स्वाम्य से भूमि पर व्यक्ति का अधिकार सिद्ध हो जाता है और उसे उसके क्रय विक्रय का भी अधिकार मिल जाता है। कहते हैं आचार्य चाणक्य कि अगर किसी को स्वाम्य यानी कि स्वामित्व अगर प्राप्त हो जाता है भूमि का, तो क्या होता है, उससे व्यक्ति का अधिकार सिद्ध हो जाता है और वह जिस भूमि पर उसको स्वाम्य मिला है उसको क्रय विक्रय कर सकता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं नियार्कस ने कुछ जातियों द्वारा सामूहिक खेती किए जाने का उल्लेख किया है। किसका? सामूहिक खेती किए जाने का। ठीक,
तो ये कौन कहता है? नियार्कस। और हम जानते हैं नियार्कस कौन है? एक यूनानी विद्वान था, ठीक है, जो किसके समय आया था? सिकंदर के समय। वो कहता है कि कुछ जातियां क्या करती हैं? सामूहिक कृषि, ठीक। अब उद्योग की बात करते हैं। अब यहां से यानी कि कृषि हटा जो प्रमुख था, अब यहां से उद्योग शुरू होता है कि उद्योग की क्या स्थिति है, ठीक है। तो यहां पे हम पाएंगे कि उद्योग कैसा दिखाई दे रहा है। यानी मौर्य काल का जो प्रधान उद्योग है वो सूत कातने और बनाने का है, ठीक। हमने जाना कि नमक भी है, खान भी है, धातु उद्योग भी है, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख जो है वो क्या है? सूत कातने और बनाने का था। कारखानों में बनी वस्तुओं पणयाध्यक्ष के नियंत्रण में बाजारों में बेची जाती है। अब यहां पे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि पणयाध्यक्ष क्या करता है, तो बाजार पर नियंत्रण करने का कार्य पणयाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, ठीक। अर्थशास्त्र के अनुसार उस समय ब्याज की जो दर थी वो 15% थी। कितनी? 15%। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इस काल में भी व्यापारिक श्रेणियों में संगठित होने लगी थी और व्यापारिक जो श्रेणी थी उनके मुखिया को श्रेष्ठिन कहकर संबोधित किया गया है। क्या कहा गया है? श्रेष्ठिन। फिर एक आता है नाम लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष क्या करता है? देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था बिना मुद्रा के नहीं चल सकती, तो हम जानते हैं कि लक्षणाध्यक्ष क्या है? टकसालों का प्रमुख होता था, ठीक। उसी तरीके से एक नाम हम लोगों ने पढ़ा था, रूप दर्शक। रूप दर्शक क्या है? तो हमने बताया था कि सिक्कों की जांच पड़ताल करने वाला रूप दर्शक, ये क्या है? सिक्कों की जांच पड़ताल करने वाला। ठीक है, रूप दर्शक। फिर लक्षणाध्यक्ष कहते हैं, लक्षणाध्यक्ष ये क्या करता है? मुद्रा जारी करता है। लोग जब स्वयं सिक्के बनवाते थे तो उसे राज्य को ब्याज के रूप में रूपिका और परीक्षण के रूप में देना पड़ता था। यहां कहने का मतलब है कि लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करता है और लोग जब स्वयं सिक्के बनवाते थे तो उसे राज्य को ब्याज के रूप में कुछ रूपिका या परीक्षण के रूप में देना पड़ता था। फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन मुद्रा जो है वो कुछ इस प्रकार से है। देखते हैं कि मौर्यकालीन मुद्रा कौन कौन सी है। तो देखिए, मौर्यकालीन मुद्रा का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि मौर्यकालीन मुद्रा बहुत तरह की दिखाई देगी। जैसे सबसे पहली मुद्रा कासार्पण, पण या धरण नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कासार्पण, पण या धरण। ये क्या है? तो हम देखेंगे यह चांदी का बना होता है। कौन? कासार्पण, पण या धरण, ये तीनों ही सिक्के चांदी के धातु के बने हुए थे। अब इससे आगे चलते हैं तो कुछ चीजें और हमें दिखाई पड़ती हैं। क्या? कि एक सिक्का है सुवर्ण, यह सोने का बना होता था, लेकिन यह आम चलन में नहीं था। आम चलन में नहीं था, आम चलन में नहीं था। अब एक सिक्का है मासक, यह तांबे का सिक्का होता था। ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सिक्का किस धातु का बना है यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कासार्पण, पण या धरण कैसा है? चांदी का है। उसी तरीके से स्वर्ण, स्वर्ण नाम से ही फेमस कि स्वर्ण कैसा होगा? सोने का होगा। उसी तरीके से अगला मासक, यह तांबे का सिक्का है। फिर काकड़ी, यह तांबे का भी बना होता था, यानी कि तांबे का छोटा सिक्का था। लेकिन कहीं कहीं काकड़ी और अर्ध काकड़ी का भी जिक्र आता है। अर्ध काकड़ी, तो ये अर्ध काकड़ी क्या है? यह तांबे का सबसे छोटा सिक्का था, काकड़ी से भी छोटा सिक्का। और यहां लिखा गया है कि मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूप दर्शक कहलाता था। यानी मुद्रा जो बनी हुई है उसका परीक्षण, उसे भी परीक्षण से गुजरना होता था कि मुद्रा जो बनी है वो सही है कि नहीं। तो इसके परीक्षण के लिए एक मौर्यकालीन अधिकारी होता था और उसे रूप दर्शक कहकर संबोधित किया गया है। अब मौर्य काल तक आते आते व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। यानी कि हम पा रहे हैं कि नियमित सिक्के आ गए थे। इसमें सिक्के कैसे हैं? सोने के हैं, चांदी के हैं और तांबे के बने होते हैं। और हमने पाया भी ऊपर की चांदी, सोना और तांबा तीनों ही धातु के सिक्के हमें दिखाई देते हैं। चांदी के सिक्के क्या है? तो हम कहते हैं पण, धरण या कासार्पण के रूप में है। वहीं सोने के सिक्के क्या है? स्वर्ण के रूप में है। वहीं
तांबे के सिक्के क्या हैं, तो हम कहते हैं काकड़ी, अर्ध काकड़ी के रूप में या मासक के रूप में चांदी के सिक्के, क्षमा करिएगा, तांबे के सिक्के दिखाई देते हैं। अब राज्य के शीर्षस्थ जो अधिकारी थे उनको जो वेतन मिलता था वो 48,000 पौंड, और जो सबसे निम्न अधिकारी था उसको 60 पौंड। यानी कि राज्य का जो सबसे निचला कर्मचारी है वो 60 पौंड वार्षिक वेतन पाता था, वहीं राज्य का जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसके लिए जो था वो 48,000 पौंड वेतन निर्धारित किया गया था वार्षिक। ठीक है, अब कहते हैं कि पर्ण, पर्ण क्या था, तो कहते पर्ण 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था। क्या था पर्ण, तो 3/4, 3/4 के बराबर चांदी का सिक्का है पर्ण। ठीक है, अब ध्यान रहेगा कि पर्ण अगर कभी पूछ लेता है कि पर्ण की वैल्यू क्या है, तो 3/4 चांदी का सिक्का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुछ अन्य चीजें भी हमें दिखाई देंगी। जैसे हमने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, जब हम अपनी शुरुआती क्लास पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने कुछ चीजों का जिक्र किया था। जैसे हम लोगों ने बात किया था कि जो प्रारंभिक मुद्रा है उसे आहत मुद्रा या पंचमार्क सिक्के, या उसको हम कहते हैं कि ये आहत मुद्रा है या पंचमार्क सिक्के हैं, ये आरंभिक मुद्रा है जिस पर मुद्रा की वैल्यू उस पर अंकित चिन्ह से पता चलती है। जैसे हम कहते हैं कि मयूर, पर्वत, अर्धचंद्र की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान मुद्राएं थी। यानी कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम पाते हैं कि जो पंचमार्क सिक्के चले या जो आहत सिक्के चले वो कैसे थे, ठप्पा मार के बनाए जाते थे। उन सिक्कों का चलन मौर्य काल तक था, यानी मौर्यों के समय आहत सिक्कों का जिक्र हुआ है, और आहत सिक्कों पर मुद्रा की वैल्यू कौन प्रदर्शित करता है, उस पर अंकित चिन्ह ही मुद्रा की वैल्यू को प्रदर्शित करता है। इस क्रम में हम पाएंगे कि मयूर, पर्वत, अर्धचंद्र वाली जो छाप वाली जो है क्या है, आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान मुद्राएं थी। अर्थशास्त्र के अनुसार काशी, काशी मतलब वाराणसी ऋग्वेद कालीन नगरी है। ऋग्वेद में एक ही नगरी का उल्लेख किया गया, किसका, काशी का। फिर वग, पुंड, कलिंग, मालवा, ये जो क्षेत्र है ये क्या है, ये सभी भारतीय क्षेत्र है मौर्यकालीन। इसमें कहता है कि काशी, वग, पुंड, कलिंग या मालवा में ये किस चीज के लिए फेमस है, तो सूती वस्त्र का उत्पादन यहाँ पे किया जाता था। और हमने जाना भी कि जब उद्योग हम पढ़ रहे थे तो उसमें कहा कि सूत कातना, ठीक है, या सूत कातने को व या बनाने को प्रमुख उद्योग के रूप में रखा गया था। अब आगे बढ़ते हैं तो पता लगता है कि काशी और पुंड्र ये रेशमी कपड़े भी बनाते थे, और प्राचीन काल में वंग, वंग यानी वंग का मलमल काफी विख्यात था। वंग मतलब बंगाल। ठीक, फिर अब आगे बढ़ते हैं तो कौटिल्य ने चीनी पट का उल्लेख किया है। ये चीनी पट क्या है, देखिए, चीनी पट यानी जो रेशम चीन से आता है उसी को आचार्य चाणक्य ने चीनी पट कहा है। यानी कि कौटिल्य ने चीनी पट का उल्लेख किया है, जिससे पता चलता है कि रेशम चीन से आता था। कहां से आता था, चीन से। हम जानते हैं कि रेशम के कीट पालने, रेशम बनाने का उद्योग सबसे पहले कहां विकसित किया गया, पूरे विश्व में चीन में ही किया गया। अब यहाँ पे है अन्य वस्त्रों में दुकुल। दुकुल एक वस्त्र की प्रकृति है, ये कैसी है, तो कहते हैं यह दुकुल श्वेत और चिकना वस्त्र होता था। श्वेत और चिकना वस्त्र को मौर्य काल में दुकुल कहकर संबोधित किया गया है। उसी तरीके से छौम, छौम एक प्रकार का रेशमी वस्त्र भी था। कैसा था, रेशमी वस्त्र का उल्लेख मिलता है। यानी कि हम देखते हैं चीनी पट, दुकुल और छौम जैसे वस्त्र हैं। यहाँ पे पूछा जा सकता है चीनी पट का क्या तात्पर्य है, फिर दुकुल से क्या तात्पर्य है, या छौम, छौम मतलब एक प्रकार का रेशमी वस्त्र। ये तीनों ही रेशम से जुड़े हुए हैं, चाहे दुकुल हो, छौम हो या फिर चीनी पट हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो यहां मिलता है कि बढ़ईगिरी भी एक प्रमुख उद्योग था। कब, मौर्य काल में। और कौटिल्य ने कुंभकार की श्रेणियों का उल्लेख मौर्य काल में नहीं किया है। कुंभकार यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, उनका उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक, और उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा गया है। क्या कहा गया है, श्रेणी। जरा इसको ऊपर करते हैं, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, अब यहां से देखते हैं तो हमें पता लगता है कि कौटिल्य ने कुंभकारों की श्रेणी का उल्लेख
नहीं किया। यानी कुंभकार मतलब क्या भाई? तो कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग। कौन? मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। और यहाँ पे उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा गया और इसके प्रमुख को श्रेष्ठिन कहा गया। वैसे जातक ग्रंथों में 18 प्रकार के श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। श्रेणियों का जो था अपना न्यायालय भी होता था। क्या होता था? न्यायालय होता था और उनके न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठिन कहा जाता था। अब इनका खुद का न्यायालय होता था तो जाहिर सी बात है, इतना दिमाग में मैसेज जाना चाहिए कि इनके खुद के बनाए हुए नियम कानून थे जो कि ट्रेड को या व्यापार व्यवसाय को रेगुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि उसीलिए यानी कि राज्य का हस्तक्षेप कम से कम हो, इसलिए इन्हें क्या दिया गया होगा? एक स्वतंत्र स्थिति दी गई होगी कि भाई आप बेहतर तरीके से काम करो और अपने मामले को अपने यहां खुद निपटाओ तेजी से। ठीक है, ताकि व्यापार व्यवसाय में कोई बाधा न पहुंचे। अब बात होती है व्यापार की। जरा व्यापार देखते हैं कि व्यापार कैसा है। तो हम पाते हैं कि मौर्य काल में न केवल जल स्थल बल्कि दोनों में ही क्या होता था? व्यापार व्यवसाय के चिन्ह देखे गए हैं। यानी कि मौर्य काल में व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। आंतरिक और वैदेशिक व्यापार जो है उन्नता अवस्था में है। यानी कि आंतरिक यानी कि भारतीय सीमा के अंदर और बाह्य मतलब भारतीय सीमा के बाहर। और हम जानते हैं मौर्यों की सीमा अपने भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी है। तो जहां जहां उसकी सीमा लगती है, जैसे यूनान के साथ, सीरिया के साथ, मिस्र के साथ बाह्य व्यापार, वहीं तक्षशिला से काशी, काशी से उज्जैन, उज्जैन से पाटलिपुत्र, ये क्या दिखाई दे रहा है? ये आंतरिक व्यापार का उदाहरण है। और बाह्य व्यापार में उन देशों का नाम लेंगे जैसे यूनान हो गया, मिस्र हो गया, सीरिया हो गया। ठीक है, इन देशों का हम नाम लेते हैं। अब कहते हैं मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई नामक एक मार्ग निर्माण अधिकारी का उल्लेख किया है। एग्रोनोमोई कौन है भाई? मार्ग निर्माण का अधिकारी जो मार्गों की देखभाल के साथ साथ 10 स्टेडिया की दूरी पर एक स्तंभ का निर्माण करवाता था। अब एग्रोनोमोई को ही जिलाधिकारी कहकर भी संबोधित किया गया है। जिलाधिकारी। साथ ही हम यह भी पाएंगे कि यह न केवल जिलाधिकारी है वरन हम देखते हैं कि यह मार्ग निर्माण के लिए भी उत्तरदायी है। और हम पाते हैं कि प्रत्येक 10 स्टेडिया की दूरी पर एक स्तंभ का निर्माण कराया गया है। 10 स्टेडिया जो होती है दूरी मापने की इकाई है मौर्यकालीन। ठीक है, अब और इसका स्टेडिया का जिक्र सिर्फ यूनानी स्रोतों में किया जाएगा। अब इस समय भारत का बाह्य व्यापार रोम, सीरिया, फारस तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ था। देखिए आ गया ना, रोम, सीरिया, फारस, अन्य पश्चिमी देश यानी यूनान के साथ। यह व्यापार पश्चिमी मिस्र में, भारत में भृगु कच्छ तथा पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति से होता था। यानी कि अगर हम भारत के मैप को कुछ यूं बना लें तो हम देखेंगे, कह रहा है पूर्वी भारत में, तो पूर्वी भारत में जो व्यापार होता है यहाँ ताम्रलिप्ति से होता है। और कह रहा है कि पश्चिमी यानी कि पश्चिम में जो मिस्र से जो व्यापार हो रहा था, यानी कि पश्चिम में यानी कि यहाँ, ये कहां से हो रहा है? भृगु कच्छ, भृगु कच्छ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि पश्चिम का जो व्यापार हो रहा है वो कहां से हो रहा है? यहां से जो व्यापार होगा ये मिस्र के लिए जाएगा। और जो पूर्वी भारत में व्यापार हो रहा है ये भी विदेशी बंदरगाहों से जा रहा है, यानी कि विदेश की तरफ जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये दोनों बंदरगाह विदेशी व्यापार आयात निर्यात के केंद्र के रूप में रहे होंगे। एक तरफ ताम्रलिप्ति और दूसरी तरफ भृगु कच्छ। ताम्रलिप्ति यानी कि बंगाल की तरफ, ठीक है, भृगु कच्छ यानी कि पश्चिम की तरफ। ठीक, अब आ जाते हैं आगे, देखते हैं कि आंतरिक व्यापार की क्या स्थिति है। तो कहते हैं आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में तक्षशिला है, काशी है, उज्जैन है, कौशाम्बी है, पाटलिपुत्र है और तोशली है आदि है। व्यापारिक जहाजों का निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था। यानी व्यापारिक जहाजों का निर्माण भी इस काल के प्रमुख उद्योग के रूप में देखे जा सकते हैं। ठीक, अब हम इससे परिचित हैं कि आंतरिक व्यापार होता है तो कहां होता है, बाह्य व्यापार होता है तो कहां होता है। जो नहीं समझे होंगे फिर से एक बार, बाह्य व्यापार रोम, सीरिया, फारस के साथ, वहीं मिस्र के साथ, और आंतरिक व्यापार
तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशाम्बी और कह सकते हैं पाटलिपुत्र के साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और पाते हैं कि आखिर व्यापारिक मार्ग कौन कौन से हैं, जरा उनको देखने का हम प्रयास करते हैं कि व्यापारिक मार्ग कौन कौन है। तो देखिए, लगभग मौर्यकालीन 4 व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया गया है। इसमें प्रथम जो मार्ग है वो उत्तरापथ, यानी कि उत्तर पश्चिम में पुष्कलावती से लेकर पाटलिपुत्र यानी ताम्रलिप्ति तक जाने का वाला मार्ग था। ठीक है, यानी पहला मार्ग जो था वो हम देख रहे हैं कि उत्तर यानी कि जो पाकिस्तान वाला एरिया है वहां से शुरू होकर, यानी कि उत्तर पश्चिम पुष्कलावती से शुरू होकर पाटलिपुत्र यानी कि पटना तक आता था। ठीक, यानी कि वो मार्ग पहला मार्ग। दूसरा मार्ग जो है पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप, यानी कि कह सकते हैं कि पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ मार्ग से मिल जाता था। यानी कि उत्तरापथ मार्ग कौन, जो पहला मार्ग है उसी को उत्तरापथ मार्ग कहा गया है। यानी कि पश्चिम में पाटल से शुरू होकर पूर्व में कौशाम्बी तक, और कौशाम्बी के बाद आने के बाद क्या होगा, उत्तरापथ मार्ग से जुड़ जाएगा। फिर तीसरा मार्ग दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाने वाला मार्ग है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये जो तीसरा और दक्षिण का जो मार्ग है इसे ही आचार्य चाणक्य ने बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्ग बताया है। किस दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से, और इसे लाभदायक मार्ग के रूप में क्या किया गया है, सूचित किया गया है। अब चौथा मार्ग यह प्रसिद्ध मार्ग था, भृगु कक्ष से मथुरा तक जाता था, जिसके मार्ग में कौन पड़ता है, उज्जैनी पड़ता है। कौटिल्य ने दक्षिण मार्ग श्रावस्ती से जो श्रावस्ती से प्रतिष्ठान दक्षिण मार्ग यानी कि तीसरे मार्ग को क्या कहा है, को अधिक लाभदायक बताया है। अब अधिक लाभदायक बताया है क्योंकि क्या कह रहा है, क्योंकि दक्षिण से बहुमूल्य व्यापार की वस्तुएं जैसे मुक्ता मतलब क्या होता है, मुक्ता यानी कि मोती, मणि व हीरे, ठीक, सोना, शंख इत्यादि इन्हीं मार्गों से आता था। यानी कौटिल्य ने जो मार्ग की महत्ता बताई है या मार्ग को क्यों लाभदायक बताया है, इसके पीछे का कारण यह है कि दक्षिण से बहुमूल्य वस्तुएं जैसे मोती, मणि, हीरे, सोना, शंख इत्यादि इसी मार्ग से आते थे। यानी तीसरा मार्ग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौटिल्य के अनुसार था। इसको ध्यान रखिएगा कि 4 मार्ग हैं लेकिन तीसरे मार्ग को सबसे ज्यादा लाभदायक बताया गया है। ठीक, अब आते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। देखिए, यहां एक चीज है कि मौर्य काल में पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति और पश्चिमी तट पर भृगु कक्ष तथा सुपारा अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यानी कहने का मतलब है कि पूर्वी तट पर हम जाएं तो ताम्रलिप्ति को पाते हैं और पश्चिमी तट पर जाएं तो भृगु कक्ष और सुपारा को अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में देख सकते हैं। फिर कौटिल्य ने स्थल मार्गीय व्यापारों की अपेक्षा नदी मार्गीय व्यापारों की ज्यादा सुरक्षित माना है। यानी कि कौटिल्य कहते हैं कि स्थल मार्गीय व्यापारों की अपेक्षा जो नदी मार्ग के व्यापार जो है अधिक सुरक्षित है। मिस्र से भारत आने वाली जो वस्तुओं का विनिमय अरब सागर के तटवर्ती बंदरगाहों पर होता था। यहाँ पर एक फैक्ट दे दिया गया है और ये फैक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि मिस्र से भारत आने वाली जो वस्तुओं का विनिमय अरब सागर के तटवर्ती जो बंदरगाह हैं वहीं से हुआ करते थे। अब यहाँ पर देखिए, भारत से मिस्र को क्या होता है, भारत से मिस्र को हाथी दांत, कछुए, सिपियां, मोती, रंग, नील और बहुमूल्य लकड़ी निर्यात होती थी। यानी कि भारत मिस्र को ढेर सारी वस्तुओं का निर्यात करता था। इस क्रम में हाथी दांत है, कछुए हैं, सिपियां हैं, मोती हैं, रंग है, नील है और बहुमूल्य जो है क्या है, बहुमूल्य लकड़ी यानी वन संसाधन। हमने कहा था ना कि वन भी 2 प्रकार का बताया गया है, द्रव्य वन और हस्ती वन। तो वही वन, तो वहां द्रव्य वन, ये द्रव्य वन में मिलती हैं बहुमूल्य लकड़ियां, उनका क्या किया जाता था, मिस्र को निर्यात किया जाता था। अब पुराना माल जो था संस्था अध्यक्ष की अनुमति के बिना ना तो बेचा जा सकता था और ना ही बंधक रखा जा सकता था। अगर कोई पुरानी माल है या पुराना वस्तु है तो वो क्या है, उस पर अधिकार किसका है, संस्था अध्यक्ष का है। उसकी आज्ञा के बिना ना तो उसे बेचा जा सकता है और ना ही उसे बंधक रखा जा सकता है। अब देशज वस्तुओं पर
4 व, ठीक, और 4 तथा आयात वस्तुओं पर जो बिक्री कर था 10 था। अंतर्देशीय व्यापार गाड़ियों तथा सार्थवाहों के माध्यम से किया गया है, ठीक। अंतर्देशीय व्यापार किससे? गाड़ियों तथा सार्थवाहों। सार्थवाह क्या करते हैं? जो व्यापारियों का एक काफिला होता है उसको सार्थवाह कहा जाता है, ठीक है। अब एस्ट्रेबो ने लिखा है कि मौर्य काल में जलयान निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था। यानी हम जानते हैं कि जलयान निर्माण या नौका निर्माण मौर्यकालीन सबसे बड़े उद्योगों में आता है, ठीक। अब भारत के साथ बैक्टीरियाई व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए एंटियोकस प्रथम ने सेल्यूकस के साथ अपने संयुक्त शासन के समय में एंटलिक मानक स्थानों पर भारतीय मानक सिक्कों को प्रसारित किए, ठीक। ये फैक्ट उतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे नेट जीआरएफ वालों के लिए काम कर सकता है, ये हम सिविल सर्विस वालों के लिए काम का नहीं है, एक गलती से पीपीटी में दिया गया है। एरियन कहता है, हमें बताता है कि भारतीय व्यापारी मुक्ता बेचने के लिए यूनान के बाजारों में जाते थे। मुक्ता मतलब क्या होता है? तो मुक्ता मतलब मोती, और मोती बेचने के लिए भारतीय व्यापारी कहां जा रहे हैं? यूनान के बाजार में। यानी भारतीय मोतियों की डिमांड यूनान में ज्यादा थी। अब मिस्र और भारत के बीच मौर्य काल में होने वाले व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिए टालमी ने लाल सागर पर बर्निस नामक बंदरगाह की स्थापना की। यानी कह सकते हैं कि जो बर्निस नामक बंदरगाह था वो मिस्र और भारत के व्यापार के मध्य एक बिचौलिए के भूमिका में था। यानी कि एक बर्निस ऐसा बंदरगाह था जो मिस्र से आने वाली जो वस्तुएं थी या भारत से जाने वाली मिस्र को वस्तुएं थी, वहां पर क्या थी, वहां ठहरती थी, एक मध्यवर्ती का काम करती थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस काल की सामाजिक संरचना क्या है। किस काल की? मौर्य काल की। चूंकि मौर्य काल में पहले तो सबसे पहले यह जानेंगे कि सामाजिक संरचना बनती कैसे है। तो देखेंगे कि समाज में वर्ण व्यवस्था की क्या स्थिति है, साथ ही स्त्रियों की क्या स्थिति है, साथ ही शिक्षा की क्या स्थिति है, साथ ही जो शूद्र वर्ग है उसकी क्या स्थिति है, ठीक है। जरा सा इस पर प्रकाश डालते हैं। पहले देखते हैं मौर्यकालीन समाज की संरचना का ज्ञान हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के इंडिका के विवरणों से प्राप्त होता है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना और चारों वर्णों के व्यवसाय निर्धारित किए। शूद्र को शिल्प कला और सेवावृत्ति के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से आजीविका चलाने की अनुमति दी गई, ठीक है। क्या किया गया? कहा गया कि शूद्र को शिल्प कला और सेवावृत्ति के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से आजीविका चलाने की। यानी कि हम पा रहे हैं कि जहां पहले शूद्रों के अधिकार सीमित कर दिए थे, वहीं आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में शूद्रों को तमाम अधिकार देते हुए नजर आते हैं, जिसमें हम पाते हैं कि शूद्र शिल्पकला, सेवावृत्ति के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से क्या कर सकता है? अपनी आजीविका चला सकता है। अब अर्थशास्त्र में शूद्र को आर्य कहकर कहा गया है और उसे मलेच्छों से भिन्न माना गया है। आर्य कहने का मतलब शूद्र को आर्य कहना, यानी कि भारतीय भूमि का स्वीकार करना कि ये भारतीय भूमि के लोग हैं। भले ही कौन है? ये शूद्र हैं, लेकिन ये कौन है? ये भी आर्य हैं। और एकमात्र विद्वान आचार्य चाणक्य हैं जिन्होंने शूद्रों की भी प्रतिष्ठा बढ़ाई है और शूद्रों को भी आर्य ही माना है। वही मलेच्छ से भिन्न मानना, जो भारत भूमि के नहीं थे, जो लोग विदेशी थे या विदेश भूमि से जो आए हुए लोग थे, उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, मलेच्छ। इससे कहा गया है कि शूद्र क्या है? मलेच्छों से भिन्न है। वहीं मेगास्थनीज ने जब भारत यात्रा पे आया, पाटलिपुत्र में रहा एक राजदूत के रूप में, तो उसने क्या किया कि अपने नजरिए और अपने चश्मे का प्रयोग करके भारतीय समाज को देखा और भारतीय समाज को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगभग 7 वर्गों में उसे विभाजित कर दिया। कहता है कि जो पहला वर्ग है वो दार्शनिक है। कौन है? दार्शनिक है। दूसरा जो वर्ग है वो कौन है? तो कहता है कि दूसरा वर्ग कृषक या किसान है। तीसरा वर्ग कौन है? तो कहता है तीसरा वर्ग सैनिक है। चौथा वर्ग तो कहता है कि चौथा वर्ग अहीर है। पांचवा वर्ग कौन है? तो कहेगा कारीगर है। छठवां वर्ग कौन है? तो कहेगा निरीक्षक है। और सातवां वर्ग कौन है? तो सभासद है। अब देखिए, कह रहा है दार्शनिक है, किसान है, सभासद है,
निरीक्षक है, अहिर है, कारीगर है। तो ये क्या है? ये हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ वर्ग है और कुछ पद नाम है। ठीक, तो ये क्यों दिया गया जरा समझते हैं। मेगास्थनीज भारत आया, लेकिन मेगास्थनीज भारत का रहने वाला नहीं था। उसने जिस तरीके से भारतीय समाज को विभक्त पाया, उसी तरीके से उसने वर्ग विभाजन को प्रदर्शित किया। अब देखिए, कह रहा है दार्शनिक है, इसमें वो लोग आ रहे होंगे जो बड़े आमत्य रहे होंगे, ब्राह्मण रहे होंगे। फिर कृषक वर्ग जो कृषि कार्य करते थे, सैनिक यानी कि योद्धा वर्ग, अहिर, अहिर यानी कि कह सकते हैं अहिर शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग कौन करेगा? मेगास्थनीज करेगा। ध्यान रखिएगा, एक बार पूछा भी गया है कि अहिर शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसकी पुस्तक में है या किसने किया है? तो मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में अहिर को एक जाति के रूप में उल्लेख किया है। फिर कारीगर और शिल्पी, फिर निरीक्षक और सभासद, यानी कि वो जिस कार्य में जिनको संलिप्त पाया उसी प्रकार से उसने समाज का वर्णन कर दिया। यानी कि मेगास्थनीज के अनुसार समाज 7 वर्गों में विभाजित था। हालांकि ये बात अतिशयोक्तिपूर्ण है, क्योंकि उसके पहले ही हम कह चुके हैं कि जब वर्गीय विभाजन को आचार्य चाणक्य लिखते हैं तो वो कहते हैं कि समाज 4 वर्गों में ही विभाजित है, यानी कि उसी तरीके से चातुर्वर्ण व्यवस्था को कहीं ना कहीं मानते हैं। हालांकि आचार्य ने पूर्व की व्यवस्था से इतर एक काम किया कि उन्होंने शूद्रों की प्रतिष्ठा को महिमा मंडित किया और शूद्रों की प्रतिष्ठा को उन्होंने बढ़ाया, उन्हें आर्य कहकर संबोधित किया। कला, शिल्प, व्यवसाय के अतिरिक्त उन्हें अन्य व्यवसाय और आपातकाल में उन्हें सैनिक वृत्ति करने की भी सलाह दी गई। ठीक, किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में स्पष्टतः कहा गया कि अर्थशास्त्र में स्पष्टतः कृषि और पशुपालन तथा वाणिज्य, कृषि, पशुपालन और वाणिज्य, इन तीनों को क्या कहा गया? सम्मिलित रूप से वार्ता कहकर संबोधित किया गया। और इनको कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को शूद्रों का धर्म बताया गया। यानी कि यहाँ पे आचार्य शूद्रों के प्रति काफी उदार दिखाई देते हैं, क्योंकि वह एक बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति थे। वो एक भारत के राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे थे। क्यों? वो जानते थे कि एक राष्ट्र तब तक खतरे में है जब तक उसमें क्या है? सामाजिक विषमता है। सामाजिक विषमता को वो हमेशा समाप्त करने की तरफ दिखाई देंगे। इस क्रम में वो शूद्र को किसान का या शूद्र किसान का भी उल्लेख करते हैं तथा उन्हें सेना में भर्ती होने और संपत्ति रखने का भी अधिकार देते हैं। देखिए, मौर्यकालीन समाज प्राचीन समाज है और उस समाज में भी आचार्य इस तरीके का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि वो भारतीय समाज की जो कमियां हैं उनको क्या करना चाहते थे? वो दूर करना चाहते थे और भारत को एक प्रबुद्ध या पुष्ट राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। अर्थशास्त्र में सभी 4 वर्णों के लोगों को सेना में भर्ती होने का उल्लेख है। ये कहते हैं आचार्य कि अगर विषम परिस्थिति पड़े तो चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, इन सबको, इन 4 वर्णों को अधिकार है कि वो सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की रक्षा करे। फिर कहते हैं कौटिल्य ने ईख यानी कि गन्ने की खेती को अधम कहा है। एक बार पूछा गया है, रख दिया गया है यहाँ कि किस कृषि को कौटिल्य ने अधम कहा है। ठीक, देखिए, मौर्य काल में जितना इंपॉर्टेंट अशोक हैं और अशोक के धम हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर के दृष्टिकोण में कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र और उसके विवरण भी हैं। मेगास्थनीज की इंडिका और उसके विवरण भी हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हमने कहा कौटिल्य ने ईख या गन्ने की खेती को अधम कहा है। वार्ता शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो गौतम ने किया था। और वार्ता होती क्या है? तो हम जानते हैं कृषि, पशुपालन और वाणिज्य तीनों को जब सम्मिलित किया जाता है इसी को वार्ता कहा गया है। अब मेगास्थनीज के अनुसार अपराध करने वाले ब्राह्मण को यातना नहीं दी जाती थी और ब्राह्मण को छोड़कर कोई भी ना तो अंतरजातीय विवाह और ना ही दूसरे का पेशा ही अपनाता था। यानी मेगास्थनीज का विवरण थोड़ा सा अतिशयोक्तिपूर्ण है। कहता है, अब जहां यहां पे अभी हम लोगों ने कहा कि आचार्य ने तमाम तरीके के अधिकार भिन्न भिन्न वर्गों को दिए, वहीं मेगास्थनीज कह रहा है कि ब्राह्मण को छोड़कर कोई भी अंतरजातीय विवाह नहीं कर सकता था, फिर ना ही दूसरे का पेशा अपना सकता था। ये बात कौन कह रहा है? मेगास्थनीज कह रहा है। ठीक, और स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी। स्मृति काल यानी मौर्यों के बाद का काल,
ठीक है, जिसमें स्मृतियों का निर्माण हुआ। मनुस्मृति, पराशर स्मृति, कात्यायन स्मृति, नारद स्मृति, ये क्या है? ये स्मृति के काल। हम जानते हैं कि स्मृतियों को अगर हम देखें, उनके क्रम को पाएं, तो हम पाएंगे कि मनु स्मृति इसमें सबसे ज्यादा विश्वसनीय है। ये कब लिखी गई? तो हम पाएंगे पुष्यमित्र शुंग के समय, जब मौर्यों की सत्ता का अवसान होता है, मौर्यों की सत्ता खत्म होती है, उसी समय पुष्यमित्र शुंग के समय क्या किया गया? मनु स्मृति का अनुवाद किया गया, या मनुस्मृति हमारे सामने प्रकाश में आई। ठीक, और मनुस्मृति क्या है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो लिया गया है, जिसमें से अंग्रेजों ने बाद में मनुस्मृति का ही अनुवाद किया था अंग्रेजी में, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से, और वही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया। यानी कि आधार वही है, और मनुस्मृति ही सबसे बड़ी स्मृति है। और जिस काल में स्मृति लिखे गए, उस काल को स्मृति काल कहा जाता है। तो स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी, और उन्हें दो अधिकार दिया गया, पुनर्विवाह और नियोग। पुनर्विवाह यानी स्त्री अगर विधवा हो गई तो विवाह कर सकती है। स्त्री का पति पागल है, अपंग है, सन्यासी है, विक्षिप्त है या नपुंसक है, उस स्थिति में क्या कर सकती है? वो पुनर्विवाह कर सकती है। ठीक, नियोग, नियोग पहले भी कह चुके हैं, ये वैदिक कालीन प्रथा है। इस प्रथा के अंतर्गत नियोग में क्या किया जाता है? तो इसमें कहा कि एक स्त्री पुत्र की प्राप्ति करने हेतु अपने देवर या अपने निकटवर्ती संबंधियों से क्या करती है? संबंध बनाती है, उसे ही नियोग कहा गया है। यह प्रथा महज संतान उत्पत्ति का कारक है। ठीक है, इसे भोग विलास से न जोड़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति में हमने पाया कि स्त्रियों की स्थिति कह रहा है कि स्मृति काल से बेहतर थी। पुनर्विवाह का अधिकार था, नियोग का अधिकार था, और साथ ही यहां पाएंगे कि कौटिल्य ने स्त्रियों के विवाह विच्छेदन की भी बात की है। और विवाह विच्छेदन, जिसे सामान्य भाषा में तलाक कहा जाता है, तलाक जो है वो यह इस्लामिक इतिहास को जब पढ़ेंगे तो वहां से लाया गया वर्ड है, लेकिन हिंदू धर्म में भी तलाक जैसी एक संकल्पना दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है? तो हम पाते हैं कि तलाक को यहाँ पर मोक्ष कहकर संबोधित किया गया है। यानी कि कौटिल्य ने स्त्रियों के विवाह विच्छेदन की अनुमति दी है, और इसके लिए उसने कौटिल्य ने मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है। समाज में वैश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी और उसे राजकीय संरक्षण प्राप्त था। स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को क्या कहा गया है? रूपा जीवा। यानी कि हम देख रहे हैं कि एक नाम गणिकाध्यक्ष मिला था। मैंने 26 अध्यक्षों की जब चर्चा की थी तो मैंने आपसे बताया था गणिकाध्यक्ष वो क्या करता है? वैश्याओं का निरीक्षण करने वाला अधिकारी। और यहाँ पे पाते हैं कि समाज में वैश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित है और इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त है, और स्वतंत्र रूप से जो महिलाएं वैश्यावृत्ति करती हैं उन्हें ही रूपाजीवा कहा जाता है। और इन वैश्याओं के कार्यों का जो अधिकारी निरीक्षण करता है उसे क्या कहते हैं? गणिकाध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, शासकों द्वारा क्या हुआ? उसमें निवेश हुआ। संभ्रांत घर की स्त्रियां प्रायः घर के अंदर ही रहती थीं, और कौटिल्य ने इन स्त्रियों को अनिष्कासनी कहा है। क्या कहा है? अनिष्कासनी। यानी संभ्रांत घर की वे स्त्रियां जो प्रायः घर के अंदर ही रहती थीं, उनके लिए आचार्य ने अनिष्कासनी शब्द का प्रयोग किया है। फिर अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता। देखिए, सती प्रथा का जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण है वो एरण अभिलेख में मिलता है। ठीक, और वो कब का है? तो हम पाएंगे गुप्त काल के बाद का है, गुप्त काल के समय का है, जहां कहा गया है कि भक्तानुरक्ता प्रिया चकांता भर्यावलंगानुगताग्नि राशि। यानी सती प्रथा जो भी हो इस काल में विद्यमान नहीं थी। इस बात का प्रमाण अर्थशास्त्र से मिलता है कि सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं था, किंतु यूनानी लेखक जो है वो उत्तर पश्चिम की तरफ, चूंकि जितने भी हम देखते हैं डिस्टर्बेंस एरिया, पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है, यानी अखंड भारत की मैं बात कर रहा हूं, वो क्या है? वो भी मौर्यों की सीमा में है। तो उस क्षेत्र में, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में यदे कदे सती प्रथा के प्रमाण पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? उत्तर पश्चिम में क्या मिला है? तो सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया गया है, और सैनिक की ही पत्नियां अधिकतर क्या करती थी? सती होती थी। अब नट, नट मतलब होता है गायक, नर्तक, जो आदि कलाकार भी लोग भी मनोरंजन करते देखे गए हैं।
पुरुष कलाकारों में जो था उसे रंगोपजीवी कहा गया है। पुरुष कलाकारों को रंगोपजीवी कहा गया है और स्त्री या महिला कलाकारों को रंगोपजीविनी कहा गया है। तो देखिए जरा ऊपर उठाते हैं, इसे स्पष्ट दिखाई देगा आप लोग को, ठीक है। आइए जरा देखते हैं। नट, गायक, नर्तक आदि कलाकार लोग भी क्या करते थे, मनोरंजन का कार्य करते थे। और कहा कि पुरुष कलाकारों को रंगोपजीवी कहा गया। क्या कहा गया, रंगोपजीवी। और स्त्री कलाकारों को रंगोपजीविनी कहा गया। इन कलाकारों का गांव में प्रवेश क्या है, वर्जित है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, भले ये कलाकार थे, ठीक। उसी तरीके से प्रवहण, यहां पे लिखा गया है कि प्रवहण, प्रवहण भी एक प्रकार का सामूहिक समारोह था मौर्यकालीन, जिसमें भोज्य और पेय पदार्थों का प्रचुरता से उपयोग किया जाता था। यानी कि प्रवहण, प्रवहण, तो प्रवहण क्या है भाई, एक प्रकार का त्योहार है, एक उल्लास का दिन है, ठीक है, हर्ष उल्लास का दिन था, जिसमें क्या होता था, सामूहिक समारोह किया जाता था। सामूहिक समारोह मतलब सभी लोग शामिल होते थे और इसमें भोज्य और पेय पदार्थों का प्रचुरता से प्रयोग किया जाता था। अब प्रवहण के बाद क्या भारतीय समाज में दास प्रथा विद्यमान थी इस काल में, जरा देखते हैं। तो कहते हैं दास प्रथा, मेगास्थनीज और स्ट्रेबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि उस समय मौर्य काल में भी भारत में दास प्रथा थी। लेकिन जो यूनान के दास थे, जो मिस्र के दास थे, जो सीरियाई दास थे, उन दासों से भारत में उपस्थित जो दास थे इनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। इसीलिए शायद वहां के जो विद्वान आए जैसे मेगास्थनीज, वो समझ नहीं पाया कि ये वाकई में दास है या कोई सामान्य व्यक्ति, ठीक है। इसी क्रम में मेगास्थनीज और एस्ट्रेबो दोनों ने लिखा है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन उनकी स्थिति उनके देश से बेहतर भारत में थी, इसलिए वो समझ नहीं पाए। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में यानी अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में दासों का एक महत्वपूर्ण योगदान था। कहते हैं कि जो दास थे वो अर्थव्यवस्था में क्या है, महत्वपूर्ण योगदान करते हुए नजर आते हैं। साथ ही त्रिपिटक एक ग्रंथ है जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक की बात की गई है। तो त्रिपिटक में 4 प्रकार के और कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। देखिए दासों का प्रयोग कहां, उद्योग में, और इसका उल्लेख कहां, तो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में और कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में। त्रिपिटक में 4 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है, वहीं कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। यानी कि दासों की अलग अलग श्रेणियां रही होंगी, उनके कार्य रहे होंगे, इसीलिए मेगास्थनीज या स्ट्रेबो जैसा व्यक्ति समझ नहीं पाया कि भारत में दास प्रथा थी या नहीं थी। चलिए अब आगे देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल की एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना थी दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया जाना। यानी कि अर्थशास्त्र कहता है कि दासों को कहां लगाया गया, कृषि कार्य में। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि एक तथ्य ऊपर आया था कि दासों को उद्योग या अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण हिस्सा लेते हुए देखा गया। यानी अर्थव्यवस्था में दासों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों? क्योंकि यह कृषि कार्य से भी जुड़ा है और उद्योग से भी जुड़ा है। अब समाज में दासों की स्थिति क्या है, संतोषजनक है और इन्हें संपत्ति रखने व बेचने का अधिकार भी प्राप्त था। अब यूरोप यूनान के दास थे या सीरिया के दास थे, उन्हें ना तो संपत्ति लेने का अधिकार था ना खरीदने का अधिकार था। वो तो स्वयं एक संपत्ति थे जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफरेबल थे, उनका ट्रांसफर किया जाता था कि नहीं नहीं मैं इस दास को तुम्हें बेच रहा हूं और तुम इसको खरीद लो, मैं एक दूसरा दास खरीदूंगा, ठीक है, एक बेहतर दास की मुझे और जरूरत है। तो वहां वो कंडीशन थी। और यहाँ पे क्या है कि दास है, लेकिन दास को भी क्या है, संपत्ति रखने और खरीदने का अधिकार है। यानी कि दास यूनानी, मिस्र या सीरियाई देशों से बेहतर कंडीशन में थे, कहां, भारत में, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं महर्षि पाणिनि ने शूद्रों को निर्वसित और अनिर्वसित 2 श्रेणियों में बांटा है। अब पाणिनि, हमने कहा था जब नंद साम्राज्य को हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि महापद्मनंद का एक मित्र है और अष्टाध्यायी का लेखक है, महान संस्कृत का विद्वान, और उसने माहेश्वरी सूत्र की रचना की। संस्कृत के प्रथम व्याकरण को लिखने का श्रेय किसको, महर्षि पाणिनि को है। उन्होंने शूद्रों की 2 श्रेणियों का उल्लेख किया है। हालांकि जिनके साथ जिनके
दरबार में राजकीय संरक्षण प्राप्त था, वो राजा स्वयं शूद्र था, यानी नंद स्वयं शूद्र थे, और वहां पर उन्होंने दो प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया। पाणिनि को महापद्मनंद का बड़ा घनिष्ठ मित्र बताया गया है। अब बता रहे हैं पाणिनि ने शूद्रों को पहली कैटेगरी निर्वसित और दूसरी कैटेगरी अनिर्वसित में डिवाइड कर दिया या बांट दिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे यह है धर्म। मौर्य काल में वैदिक धर्म प्रचलित था, यानी कि वैदिक धर्म प्रचलित था तो क्या था, तो वैदिक धर्म जब प्रचलित होगा तो हम पाएंगे कि यज्ञ याजन वाली प्रक्रिया थी कि नहीं थी, क्या यज्ञ बलि दी जाती थी कि नहीं। तो यहां कह रहा है किंतु कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म अभिजात ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों तक ही सीमित था। वैदिक धर्म तो प्रचलित था, लेकिन यह बहुत ही सीमित स्तर तक। कह सकते हैं कि जो धनाढ़ ब्राह्मण या क्षत्रिय थे वही कर्मकांडों को करते थे या यज्ञ याजन को करते थे। चूंकि वैदिक जो कर्मकांड है वो क्या है, वो ज्यादा अर्थ को मांगते हैं, उनको वही कर सकता है जो आर्थिक रूप से थोड़ा संपन्न हो, जिसके पास साधन हो। ठीक है, तो यहाँ पे पाएंगे कि वैदिक धर्म प्रचलित है, किंतु कर्मकांड जो प्रधान वैदिक धर्म है वो दो वर्गों तक ही सीमित है। उसमें भी अभिजात ब्राह्मण, अभिजात या कुलीन या श्रेष्ठ ब्राह्मण या श्रेष्ठ क्षत्रियों तक ही सीमित था, जो सुसंपन्न थे, जो अर्थव्यवस्था आर्थिक दृष्टिकोण से जिनकी स्थिति अच्छी थी। अब पातंजलि के अनुसार मौर्य काल में देव मूर्तियों को बेचा जाता था, इस बात की सूचना मिलती है। पातंजलि इन्होंने महाभाष्य की रचना की। महाभाष्य क्या है, तो अभी जो मैं बात कर रहा था कि पाणिनि की अष्टाध्यायी, उसी पर एक टीका लिखी गई, किसके द्वारा, पातंजलि के द्वारा, क्या, महाभाष्य। तो वही पातंजलि कहते हैं कि मौर्य काल में देव मूर्तियां यानी देवताओं की मूर्तियां बेची जाती थी या उनको बेचा जाता था, और देव मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पियों को देवता कारु कहकर संबोधित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, देवता कारु आ जाए कि देवता कारु का संबंध क्या है या देवता कारु कौन है, तो ध्यान रखिएगा, बताइएगा कि देवता कारु वह है जो देव मूर्तियों का निर्माता है, या कह लीजिए कि देव मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पियों को देवता कारु कहकर संबोधित किया गया है। अब मेगास्थनीज ने मुडनिकोर और सिकंदर के बीच वार्तालाप को जो वृतांत दिया है, उससे मौर्यकालीन ब्राह्मण ऋषियों के जीवनचर्या पे प्रकाश पड़ता है। यानी कि मेगास्थनीज ने मुडनिकोर और सिकंदर के बीच, एक मुडनिकोर एक विद्वान है और सिकंदर के बीच जो वार्तालाप हुई है उस पर उनको आधार माना के बताया है कि मौर्यकालीन ब्राह्मण ऋषियों की जीवनचर्या कैसी है, उस पर प्रकाश पड़ता है। अब कुछ ब्राह्मणों को जो वेद में क्या है, निष्णात है, क्या है, निष्णात है, और वेदों की शिक्षा देते हैं और बड़े बड़े यज्ञ करते थे। पाली ग्रंथों में इन ब्राह्मणों को ब्राह्मण निशाल कहा गया है। यानी कि ब्राह्मण निशाल से क्या तात्पर्य है, वह ब्राह्मण जो क्या करता है, वेदों में प्रवीण है, निपुण है, वेदों की शिक्षा देता है और बड़े बड़े यज्ञ करता है, उसे ही मौर्य काल में ब्राह्मण निशाल कहकर संबोधित किया गया है। अब ऐसे ब्राह्मणों को राज्य से क्या मिलता था, कर मुक्त भूमि, यानी कि कर मुक्त भूमि दान में मिलती थी। ठीक है, अर्थव्यवस्था में या अर्थशास्त्र में ऐसी भूमि को ही ब्रह्मदेय कहा गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र पहली बार ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि देने की बात करता है, जिसमें ब्रह्मदेय भूमि ऐसी भूमि जो ब्राह्मण को कर मुक्त दी जाती थी, यानी कि वो भूमि दान में दे दी गई राजा के द्वारा और वो बिना कर दिए उस पर कार्य करता था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, यानी ब्रह्मदेय भूमि आ जाए तो उसका ध्यान रखिएगा। यहां पर धर्म की समस्त बातें हमारी समाप्त हो जाती हैं। अब बचता यह है इसमें कि हम थोड़ा ये जान लें कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो क्या है। ठीक, जरा सा उनको ध्यान दे लेते हैं, और इसके लिए हम पीपीटी पे नहीं सामान्य बोर्ड का प्रयोग या इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए इनमें बाकी जो पक्ष हैं उनको हम खत्म कर चुके हैं। ठीक, यानी कि समाप्त हो चुका है। अब आ जाते हैं सीधे नोटबुक पे। अब इसमें मौर्य काल में छूटी हुई जो चीज है वो यह है कि अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण। ठीक, एक लाइन लिख लेते हैं कि अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण। ठीक है,
अब भाई जब वर्गीकरण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बंटवारा कर रहे हैं, यानी बंटवारे की बात कर रहे हैं। तो क्या बंटवारे की बात है या किस तरीके का बंटवारा है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हम पाएंगे कि अशोक के जो अभिलेख हैं मूल रूप से 4 भाषाओं में लिखे गए, 4 लिपियों में लिखे गए। पहली लिपि थी ब्राह्मी, दूसरी थी खरोष्ठी थी, तीसरी थी ग्रीक और चौथी थी आरामेइक। ये 4 लिपियां हैं, इन्हीं में तो उसके अशोक के अभिलेख दिखाई पड़ते हैं। उनमें सबसे पहली बात जो करेंगे वो कहेंगे दीर्घ शिलालेख की। किसकी? दीर्घ शिलालेख की। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लघु शिलालेख की। ठीक है, जरा सा समझिएगा, दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, फिर दीर्घ स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। अभी दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख के अंतर को समझ लेते हैं जरा सा, परीक्षा के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, दीर्घ शिलालेख क्या है? ये प्राकृतिक चट्टानों पर लिखे गए हैं और ये लंबे लेख हैं। तो पहली बात, पहली क्वालिटी, यह प्राकृतिक चट्टानों पर लिखे गए हैं। तथा लंबे लेख हैं। कैसे? लंबे लेख हैं, लंबे लेख हैं। ठीक, तो लघु शिलालेख क्या होगा? तो कहेंगे लघु शिलालेख भी प्राकृतिक चट्टानों पे लिखे गए लेकिन छोटे लेख हैं। इनकी विशेषता, यह भी प्राकृतिक लिखे गए लेकिन ये छोटे लेख हैं। कैसे लेख हमारे? छोटे लेख हैं। ठीक है, कैसे लेख? छोटे लेख हैं। अब कहते हैं कि जो दीर्घ शिलालेख हैं उनका विषय क्या है, किस विषय पे लिखे गए हैं? तो हम कह सकते हैं इसमें प्रशासन और धर्म से संबंधित लेख हैं। क्या है दूसरी विशेषता? यह प्रशासन तथा धर्म से संबंधित, धर्म मतलब धर्म, धर्म से संबंधित लेख हैं। ठीक है, अब इनकी विशेषता क्या है लघु शिलालेखों की? तो हम पाएंगे कि जो लघु शिलालेख हैं वो क्या है? तो इनको कहेंगे कि ये जो शिलालेख हैं ये अशोक के व्यक्तिगत जीवन को बताते हैं, यानी इनमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन का से संबंध। व्यक्तिगत जीवन से था। ठीक है, फिर आया कि दीर्घ शिलालेख, तो कहेंगे इनमें 14 बातें हैं इसलिए इन्हें चतुर्दश लेख कहते हैं। इनमें 14 बातें हैं अतः इन्हें चतुर्दश लेख कहते हैं। ठीक है, तीसरा लघु शिलालेख की क्या विशेषता है? तो कहेंगे कि 20 से अधिक स्थानों पर प्राप्त हुए। इनमें कोई 14 बातों का जिक्र नहीं है। ठीक है, इनमें सीधा ये 20 से अधिक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 20 से अधिक स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब अगर ये 20 स्थान से प्राप्त हुए हैं तो जिन की बात हम किए शुरुआत में दीर्घ शिलालेख की, ये क्या? तो ये 8 स्थानों से प्राप्त है, 8 स्थानों से प्राप्त। लेकिन इनमें इसकी तरह चतुर्दश बातों का उल्लेख नहीं है। क्योंकि ये अशोक के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है, जबकि ये प्रशासनिक और धार्मिक यानी कि धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब दीर्घ शिलालेख में ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों लिपियों का प्रयोग है। कहेंगे यह ब्राह्मी व खरोष्ठी
दोनों लिपि का प्रयोग किया गया है दीर्घ शिलालेख को लिखवाने में। वहीं लघु शिलालेख केवल ब्राह्मी लिपि में, केवल ब्राह्मी लिपि में। अब देखिए अंतर के 3-4 बिंदु हमारे सम्मुख हैं। पहला हमने कहा कि पहला दीर्घ शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख, और दोनों के बीच हमने विभाजन कर दिया। क्या किया? हमने कहा दीर्घ शिलालेख यह केवल ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में है, ठीक है, वहीं लघु शिलालेख केवल ब्राह्मी लिपि में है। फिर हमने कहा यह प्राकृतिक चट्टानों पर लिखे गए हैं तथा लंबे लेख हैं। यह भी प्राकृतिक चट्टानों पर लिखे गए हैं लेकिन छोटे लेख हैं। फिर कहे यह प्रशासनिक और धर्म से संबंधित लेख हैं और इनका संबंध अशोक के व्यक्तिगत जीवन से है, लघु शिलालेखों का। फिर कहते हैं कि दीर्घ शिलालेख में 14 बातें हैं, अतः इन्हें चतुर्दश कहा गया है और ये 8 स्थानों से प्राप्त हैं। वहीं ये लघु शिलालेख 20 स्थानों से अधिक स्थलों से क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं, 20 से अधिक स्थल पर। अब जब दीर्घ शिलालेख हो गया, लघु शिलालेख हो गया, तो एक बात और रुक जाती है। क्या? लघु दीर्घ स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। तो दीर्घ स्तंभ लेख क्या है, लघु स्तंभ लेख क्या है, जरा इसको भी समझने का प्रयास कर लेते हैं कि भाई ये क्या होता है। तो लिखते हैं इसको, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, बाकी मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। और यहां पे लिपि है मूल 4 लिपियों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य चीजों को हम लिखना शुरू करते हैं। अब देखिए पहली बात दीर्घ स्तंभ लेख, फिर लघु स्तंभ लेख। और इधर लघु स्तंभ लेख, ठीक। कहते हैं दीर्घ स्तंभ लेख ये क्या है? ये पत्थर के स्तंभ पर लिखे गए लंबे लेख हैं। ये पत्थर के स्तंभ पर लिखे गए लंबे लेख। तो लघु स्तंभ क्या है? सीधा उल्टा, ये पत्थर के स्तंभ पे लिखे गए छोटे लेख। छोटे लेख, ठीक। एक अंतर आया। दूसरा अंतर क्या है इन दोनों में? तो कहेंगे कि लघु स्तंभ लेख में इनमें अशोक की का प्रशासनिक निर्देश है। प्रशासनिक निर्देश है। दूसरा कहते हैं कि लघु में क्या है? तो कहेंगे इसमें अशोक के प्रशासन और धर्म से संबंधित लेख है। यानी कि कहिएगा इसमें अशोक के प्रशासनिक व धर्म दोनों है, क्षमा करिएगा, प्रशासनिक व धर्म दोनों है। लेकिन जब हम लघु स्तंभ में जाते हैं तो इनमें सिर्फ अशोक के प्रशासनिक अभिलेख है। अभिलेख है, ठीक। अब तीसरी बात कहेंगे कि जो दीर्घ स्तंभ लेख है ये अधिकतम इसमें 7 बातें हैं। सात बातें, ठीक है। और अगर इनके स्थानों की बात करें तो हम कह सकते हैं ये कुल 6 स्थानों से प्राप्त। अब लघु स्तंभ लेख की बात करें तो कहेंगे ये कुल 5 स्थानों से प्राप्त, ये कुल 5 स्थानों से प्राप्त।
यहां 7 बातों की तरह, यहां सिर्फ 7 बातें हैं, यहां पे इस तरीके की कोई बात नहीं है, यहां पे तमाम बातें की गई हैं। ठीक है, अब कह सकते हैं कि जो लघु स्तंभ लेख था यह केवल ब्राह्मी लिपि में है। कौन? लघु स्तंभ लेख केवल ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। और जब हम बात करते हैं दीर्घ स्तंभ की तो ये कुल 6 स्थानों से प्राप्त हैं और यह इनमें भी ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग हुआ है, इनमें भी ब्राह्मी लिपि, दोनों में ये समानता का बिंदु है। ठीक है, कि दोनों कैसे लिखे गए हैं? तो दोनों ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये 6 स्थानों से प्राप्त है, ये 5 स्थानों से प्राप्त है। इसमें 7 बातें हैं, इसमें कई बातें हैं। कहा इसमें अशोक का प्रशासनिक और धम्म दोनों का निर्देश है, इसमें सिर्फ प्रशासनिक अभिलेख है। किसमें? लघु स्तंभ में। फिर ये पत्थर पर या पत्थर के स्तंभ पर लिखे गए लंबे लेख हैं, ये पत्थर के स्तंभ पर लिखे गए छोटे लेख हैं। यानी कि हम अशोक के कुछ चीजों से परिचित हो गए। उसके अलावा हम पाते हैं कि गुहा लेख, जैसे बराबर की पहाड़ी में अशोक के द्वारा 4 गुफाएं बनवाई गई, जैसे विश्व झोपड़ी, सुदामा चौपार यानी कि कर्ण चौपार, इनका उल्लेख आता है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि उनके कुछ द्विभाषिक लेख भी हैं। और सर ए चूना से जो प्राप्त अभिलेख है जिसमें यूनानी भाषा और आरामीक लिपि दोनों का प्रयोग किया गया है, उसको रख सकते हैं। यानी कि हम यह जान चुके हैं कि अशोक के समस्त अभिलेखों को 4 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत लघु शिलालेख, दीर्घ शिलालेख, लघु स्तंभ लेख और दीर्घ स्तंभ लेख को हम रख सकते हैं। और उसके अनुसार बंटवारा करके हम क्या कर सकते हैं? इनको रख सकते हैं कि आखिर इनका विषय क्या है, इनकी प्रकृति क्या है। अब बचा हुआ चीज है कि अशोक अपने किन किन अभिलेखों में कौन सी महत्वपूर्ण बातों को कहता है, इसको समझेंगे। ठीक है, और अपनी बात मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों ने अपना मूल्यवान समय दिया। धन्यवाद, थैंक यू।